हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, और काफ़ी दूरी पे एक चार्ज है क्यू नॉट, इसे हम टेस्ट चार्ज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस चार्ज को मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेके आया, अभी कोई भी असर नहीं पड़ा, मतलब इसने इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाया। अच्छा, थोड़ा और पास लेके जाता हूँ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको क्या करेगा? रिपेल करना लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको दूसरे साइड से लेके जाता हूँ, यहाँ से। जैसे वो इस साइड में भी पहुँचता है तो वो रिपेल करने लगता है। अच्छा, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तो इस लाइन के बाहर तो वो रिपेल नहीं कर रहा, लेकिन इस लाइन के अंदर जैसे ही एंटर कर रहा वो उसे रिपेल कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इस साइड से जाऊँ तो यहाँ पे भी वो रिपेल कर रहा। मतलब क्या हो रहा है, इस लाइन के चारों तरफ, थोड़ा सा बना देते हैं ये। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, ये हमने एक बाउंड्री बना ली। अब क्या हो रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज था, जब वो इस बाउंड्री के अंदर एंटर करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस बाउंड्री के अंदर जैसे ही एंटर कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज उस क्यू नॉट पे एक फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो एरिया इसके चारों तरफ हमने ड्रॉ किया है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी आपसे पूछें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एरिया अराउंड अ चार्ज in which other charge experiences electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक चार्ज के चारों तरफ एक एरिया जिसमें एक दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? देखो ये वही चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और ये है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका काम है सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 कूलम, और ये है, अभी हम बोलें कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है। अगर इनके बीच की दूरी अगर r है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्यू नॉट को F के नीचे ले जा लेता हूँ, तो क्या मिला? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, अच्छा अगर कोई हमें कहे कि इस टर्म को डिफाइन करो, तो हम इस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे कि ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है वो ये। अच्छा, इसी टर्म को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है फिर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, और E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R² भी होता है।
ठीक है। अच्छा, ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें अगर डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम बोलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो एक यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो क्या है, ये भी तो एक फोर्स है, ये भी तो एक फोर्स है। तो ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आर डिस्टेंस पे 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अभी हमने देखा कि E = F/Q0 होता है। आपको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट। देखो E = F/Q, F की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अभी हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। अभी ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो वो इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आगे जाएगा। तो ये जिस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं कि वो पाथ, वो लाइन जिस पे टेस्ट चार्ज मूव करता है बाय द फोर्स, मतलब जब फोर्स लग रहा होता है और वो जो टेस्ट चार्ज होता है जिस रास्ते को फॉलो कर रहा होता है उस रास्ते को कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, अभी पॉजिटिव वाला था तो ये इसको इस तरीके से धकेलेगा। अच्छा, अगर वहीं पे अगर मैं कह देता कि नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव वाला क्या कहता है, नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचता ऐसा, ये। तो इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं, वो कर्व होता है जिसमें टेस्ट चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करने लगता है। मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो टेस्ट चार्ज जिस रास्ते पे मूव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज एट पॉजिटिव चार्ज एंड द एंड पॉइंट एट द नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आती कहाँ से हैं, पॉजिटिव चार्ज से आती हैं और जाती कहाँ तक हैं, नेगेटिव चार्ज तक। ठीक है, मतलब पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं किस चीज़ पे, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है, द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द चार्ज। अगर ये चार्ज ये है, अगर ये चार्ज का सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी चार्ज का सरफेस होगा उसका उसके परपेंडिकुलरली निकलेगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से और अगर नेगेटिव होगा तो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अगला कह रहा है, द फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहती हैं, जैसे ये पॉइंट है,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व इन अ रीजन दैट इज चार्ज फ्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कॉन्टिन्यूस होती हैं। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से लेके, एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी ये यहाँ से यहाँ तक कैसे रहेगी, कॉन्टिन्यूस, मतलब बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लेते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इसके इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, जैसे इस पॉइंट पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या बनाएं, टेंजेंट बनाएं, तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती है उस पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है दे विल नेवर इंटरसेक्ट, इफ दे डू सो देन देयर विल बी द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, मान लेते हैं कि उन्होंने इस तरीके से इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब क्या है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले कर्व के हिसाब से तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, इस वाले कर्व के हिसाब से टेंजेंट ऐसे बनेगी। ये वाला कर्व के हिसाब से कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होना चाहिए, इस वाले के हिसाब से कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होना चाहिए। अब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होते हैं, इस वजह से कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पैरेलल एंड स्ट्रेट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वी स्पेस्ड होंगी। ये जैसे इनके बीच में क्या है, गैप बराबर है, मतलब पैरेलल है, स्ट्रेट है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी स्पेस कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर कहीं पे कम ज़्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, पोल्स का मतलब होता है एंड। क्या है, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस हैं और वो कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन नेचर अलग है, तो ये एक डाइपोल बनाएगा। तो डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by some distance, separated by some distance, forms an इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर दो आपके पास इक्वल चार्जेस हैं, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है और उनका नेचर कैसा है, नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये क्या बनाएगा, एक डाइपोल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा डाइपोल की स्ट्रेंथ का पता चलता है डाइपोल मोमेंट से, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके से दो चार्जेस हैं, इनके बीच की दूरी 2L है,
ठीक है। अभी ये 2L क्यों लिया है वो अभी आपको जब डेरिवेशंस करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2L क्यों यूज़ किया गया है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट बताता है डाइपोल की स्ट्रेंथ को, और ये होता है P से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, मतलब दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 2QL ये हो जाता है। अच्छा, ये किस प्रकार की क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा अगला है इसकी SI यूनिट अगर हमें निकालनी हो तो इसकी यूनिट SI यूनिट होती है कूलाम मीटर। ठीक है, क्योंकि चार्ज के कूलाम होता है, लेंथ का मीटर। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये कैसा है? ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन बना लेते हैं पहले। देखो ये एक चार्ज है और एक चार्ज ये है। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इनका सेंटर है। ठीक है, अगर ये चार्ज प्लस Q है और ये वाला चार्ज माइनस Q है। ठीक, अब सेंटर से इस तरफ की जो दूरी है ये L हो गई और ये वाला भी L हो गया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो इसका सेंटर है, सेंटर से R डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट है P पॉइंट। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? जो दोनों चार्जेस हैं उनकी एक्सेस, उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, उस लाइन पे कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वो जो पॉइंट कहलाता है वो एक्सियल पॉइंट कहलाता है, एक्सियल पोजीशन कहलाता है। ठीक है, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, अच्छा इस डिस्टेंस को R मान लेते हैं। ठीक है, अब सारे डिस्टेंसेस लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ से इस चार्ज से इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी, देखो R तो ये है, साथ में L ये है, तो R प्लस L। अच्छा, इस वाले से कितनी होगी? देखो ये पूरा डिस्टेंस R है, इसमें से ये L गया तो बचेगा क्या? R माइनस L, R माइनस L। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो पहला चार्ज है, इस वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? इस तरफ। कैसे पता कि ये आएगा? क्योंकि देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ करते हैं टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला उसको, पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा। अच्छा, सेम उसी तरीके से ये नेगेटिव वाला क्या करेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, E2। ठीक है, अब E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है हमें पहले। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1 की वैल्यू हो जाएगी K। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K कह दे रहा हूँ। K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना? R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा E2 कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा K Q R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है, एक E1 है और एक E2 है, मतलब दोनों का डायरेक्शंस क्या? अपोजिट है।
अब जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला कौन सा है, ये E2 बड़ा है। कैसे पता कि E2 बड़ा है, क्योंकि भाई यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, और अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मतलब E2 बड़ा है और E1 छोटा है। ठीक है, तो ई नेट किसके बराबर आएगा, ई नेट आएगा यहाँ पे ई नेट आ जाएगा E2 माइनस E1। वैल्यूज़ पुट करते हैं, के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचता है, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, के क्यू। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा कैसे आया ये, देखो ये क्या था, आर माइनस एल, और ये क्या था, आर प्लस एल। आर माइनस एल और आर प्लस एल क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरीके से आर माइनस एल था, आर प्लस एल था, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे ओवरऑल बाहर स्क्वायर लगा होता था, ये बाहर लग गया। अच्छा ये वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू, इसको खोलते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अच्छा यहाँ पे भी आर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और ब्रैकेट डायरेक्ट खोल लेता हूँ मैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अच्छा अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी बचता क्या है, 2RL और 2RL। ठीक है, दोनों साइड में क्या बचा हुआ है, 2RL। तो आपके पास जो ई नेट आ जाएगा वो क्या आएगा, के क्यू। अच्छा जो 2RL 4RL हो जाएगा, तो मैं इसको दो भागों में तोड़ देता हूँ, एक 2R और एक 2L में। अच्छा अब जो यहाँ पे आपका Q और 2L है, ये क्या बना देगा, P, 2QL डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह मैं P यूज़ कर लेता हूँ, तो ई नेट मिल जाएगा हमें के P 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं, कंडीशन क्या है, इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। अगर आर बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा एल से, तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, मतलब अगर आर बहुत बड़ा होता है एल से, तो एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या है इसका मतलब, मान लेते हैं कि आर हमारे पास 100 है और एल है 0.1। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना मिलेगा, आर स्क्वायर 1 2 3 4, और एल स्क्वायर कितना मिलेगा, 0.01। अब देखो 10,000 के टर्म्स में 10,000 के हिसाब से 0.01 बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अभी मैं इसको इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये ऑलमोस्ट बहुत कम है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से अगर हमने कह दिया कि आर बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा,
मतलब एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। अब एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ई नेट मिलेगा हमें के पी और साथ में 2r अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, स्क्वायर था और ये एक बाहर लगा हुआ स्क्वायर, तो टोटल r की पावर 4 हो जाएगा। एक r से ये पावर 4 कटेगा तो आपके पास जो ई नेट है वो क्या मिलेगा, ई नेट मिलेगा हमें के 2 kp/r³। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या आएगा। ये हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन है E2 का बड़ा है और E1 का, मतलब E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है और E1 छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, इधर होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो ई नेट है और जो डाइपोल मोमेंट है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो क्या होगा, ई नेट विल बी इन सेम डायरेक्शन ऑफ पी, मतलब डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, ठीक है, देखो सेम वही चीज़ है जैसे अभी हम कर रहे थे। क्या था हमारे पास, एक ये है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक ये चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनको दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है, ये इसका डिस्टेंस L हो गया, ये इस वाले का डिस्टेंस यहाँ से L हो गया। ठीक है, अब जो ये दो डाइपोल है, मतलब जो ये डाइपोल है, इसको दो बराबर भागों में तोड़ने वाली जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। ये है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पे हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या देते हैं कि भैया हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले लाइंस जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, और सेंटर से ये L डिस्टेंस पे था, कितना डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे, सॉरी R डिस्टेंस पे था, सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान से देखते जाइए, थोड़ा इस डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इधर। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इस तरफ। ठीक है, अच्छा इनके डिस्टेंसेस कितने हो जाएंगे, ये अगर L था, ये R था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये डिस्टेंस हो जाएगा R² प्लस L², और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R² प्लस L²। ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक E1 का डायरेक्शन इधर है और एक E2 का डायरेक्शन इस साइड में। ठीक है, अब देखो क्या है, ये इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। अब देखो क्या है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ऐसा है और एक ऐसा है। ठीक है,
अच्छा E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अभी मैं इसको बड़ा बनाऊँगा, बड़ा करके बनाऊँगा अभी दूसरी साइड में। ठीक है, तो अभी बनाते हैं इसको, पहले जूम आउट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा था कि एक आपका E1 इधर आ रहा था, एक E2 इधर आ रहा था, ये आपका E1 है और ये आपका E2 है। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल ये था थीटा और ये था थीटा। अब देखो, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, याद रखने के लिए जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको हम कॉस थीटा में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा और इसके सामने हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, अच्छा सेम यही चीज़ अगर E2 को रिजॉल्व करूँ तो एक कंपोनेंट यह आ जाएगा E2 कॉस थीटा और एक इसके सामने आ जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ तो दोनों के लिए बराबर हैं। अब E1 और E2 को देखेंगे तो E1 क्या आएगा, E1 आएगा बेटा के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना था, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से E2 भी क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और थीटा भी बराबर है। तो E1 बराबर हो गया E2 के साइन थीटा दोनों साइड में बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, तो ये एक दूसरे को ये वाला पार्ट कैंसिल कर देंगे। अब बचता कौन सा पार्ट है, खाली ये वाला पार्ट बचता है, E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, अभी E1 E2 की वैल्यू बराबर है, तो हम क्या देते हैं कि E1 E2 किसके बराबर है, E के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा E कॉस थीटा मतलब 2E कॉस थीटा। ठीक है, E नेट, तो E नेट क्या हो जाएगा 2। E की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा, अब कॉस थीटा देखो क्या है, हमने इस तरीके से देखा कि ये एक ट्रायंगल था, ये एक मिनट, ये ऐसा ट्रायंगल था एक, ये इसका एंगल था थीटा, ये डिस्टेंस था आर, ये डिस्टेंस था एल और ये डिस्टेंस था रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है एल, हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब इस कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है, इस वाले में भी सेम वही होगा, 2QL, 2QL क्या होता है, P होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, तो आपका E नेट किसके बराबर आ जाएगा, के पी, और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, यहाँ 1 थी, ये रूट है तो रूट का मतलब हाफ होता है, तो टोटल पावर 3/2 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे, क्या कंडीशन कुछ ऐसी है, इफ़ आर बहुत बड़ा हो जाता है एल से, तो आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। एल स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं।
तो कर देते हैं यहाँ से एल स्क्वायर को नेगलेक्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा आर स्क्वायर और साथ में पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो खाली आर क्यूब बचेगा। तो ई नेट किसके बराबर आ जाएगा, के पी बाई आर क्यूब। ये आ गया, ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसका डायरेक्शन भी देखना है, ठीक है। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं। देखो 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 ई नेट का डायरेक्शन क्या आएगा, ये डायरेक्शन है ई नेट का। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसा इस तरफ, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ई नेट का डायरेक्शन क्या आएगा, ई नेट विल बी इन अपोजिट ऑफ पी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग है हमारा जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जनरल पोजीशन क्या होता है भाई, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखो ये वही था चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, ये इसका सेंटर है और सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अच्छा ये डिस्टेंस एल था, अच्छा अभी रुक जाओ, ये इससे डाइपोल मोमेंट से थीटा का एंगल बना रहा है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, तो इस तरीके से थीटा का एंगल बना रहा है। एक बार फिर से दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा। तो इसके बीच का एंगल कितना है, इसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डाइपोल है ये, इसको एक वेक्टर मान लेता हूँ ये, ठीक है। और मैं इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करता हूँ। कैसे रिजॉल्व करूँगा, दो पार्ट्स में। अब दो पार्ट्स में कैसे रिजॉल्व करते हैं ज़रा ध्यान से देखिए, इसको ढंग से समझेंगे। एक पार्ट में तो मैं ऐसे रिजॉल्व कर लेता हूँ कि एक डाइपोल का एक पार्ट ये हो गया, डाइपोल का एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरा वो हो गया कुछ इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर। तो मैंने एक्चुअली किया क्या कि जो ये डाइपोल था P, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। एक तो ये हो गया और एक इसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला तो है ये, और जो उसके सामने आ रहा है ये वाला वो ये है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो था अभी, अगर एंगल थीटा होता है, क्योंकि ये थीटा था तो इस साइड में भी कितना होगा, थीटा। तो अगर मैं इस P को रिजॉल्व करूँगा तो यहाँ क्या जाएगा, P cos थीटा, और उसके सामने वाले का क्या जाएगा, P sin थीटा। अगर मैं इस वेक्टर को P कह देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये हो गया P sin थीटा, ठीक है। तो अभी ये जो थोड़ा सा डायग्राम हौच पौच सा लग रहा है, अभी इसकी जगह मैं एक नया डायग्राम बनाऊंगा। अब नया डायग्राम कैसे है ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखो नया डायग्राम कुछ ऐसा है कि एक ये था, और एक
ये है, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना था, पी कॉस थीटा, और जो ये दूसरा वाला है इसका है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। अच्छा, जो अभी हमारे पास दो डाइपोल थे, एक डाइपोल था, अब मैंने उसको दो डाइपोल्स में कन्वर्ट कर दिया। एक का डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, एक का डाइपोल मोमेंट है पी साइन थीटा। और पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है इस वाले डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन हो गया, ये ना, इस वाले डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन हो गया, और पी साइन थीटा वाले के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया। तो जो एक्सियल पोजीशन होता है उसमें डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता है। तो देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा जाएगा। अच्छा, और जो ये वाला है, जो ये ब्लू कलर से दिख रहा है पी साइन थीटा, इसके लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2, ठीक है। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन में सॉरी ये एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, K2P/r²। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ से, K2P, P क्या होता था, डाइपोल मोमेंट, किसका, ऐसे डाइपोल का जिसका डाइपोल मोमेंट P होता था। लेकिन हमारे पास जो ये डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। तो क्या लिखेंगे, 2P cos थीटा अपॉन r³, ठीक है। और सेम इसी तरीके से E2 वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K_P साइन थीटा अपॉन r³, ठीक है। अभी अगर आप देखो तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये हैं कैसे, परपेंडिकुलरली हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे हैं दोनों वेक्टर्स। और अगर ये दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, इनका रिजल्टेंट हम निकालते हैं ई नेट, ये आ जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। वैसे लिखना था 2E1 E2 cos थीटा, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है, तो वो हम उस पार्ट को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो ई नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा E1 कितना है, K2P cos थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर, और दूसरा कितना है, K_P साइन थीटा बाई r³ का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो टर्म कॉमन है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या क्या निकालूं, एक तो K निकाल लेता हूँ, एक P निकाल लेता हूँ, और एक r³ को निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, एक तो ये 2 बचेगा, स्क्वायर होके क्या बन जाएगा, अच्छा और भी कुछ निकल रहा गया, K निकल गया, P हो गया, ठीक है। तो ये 2 है, 2, तो ये हो जाएगा 4 बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या बच रहा है, खाली साइन बच रहा है और स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो 4 cos स्क्वायर थीटा है इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 4 को मैंने 3 + 1 लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ई नेट क्या मिलेगा हमें, ई नेट मिलेगा K_P/r³, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से पोजीशन पे, जनरल पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में अगर हम थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं अगर, तो क्या होगा, जैसे अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए,
तो ई नेट क्या मिलेगा हमें, ई नेट मिलेगा के पी बाई आर स्क्वायर, ज़ीरो जाएगा तो कॉस ज़ीरो कितना होता है 1, तो ये बचेगा 3, 3 + 1 कितना होता है 4, 4 का रूट कितना मिलेगा 2। तो ये कौन सा केस बन जाएगा, ये एक्सियल वाला केस बन जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 कर देते हैं तो क्या होगा, कॉस 90 ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो जाएगा, खाली बचेगा 1 और 1 का रूट 1 हो जाएगा। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब। ये बन जाएगा आपका इक्वेटोरियल वाला केस, ठीक है। कौन सा केस बनेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला केस, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक।